ओके, एक एग्जांपल मैंने करवाई थी, याद होगा, करंट टैक्स की, बड़ी कंप्रीहेंसिव, ठीक है जी, जिसके अंदर वो प्रॉफिट और ये सारा कुछ गिवन था, जरा उसको निकाल लें। उसमें थोड़ी सी चेंज करवाऊंगा मैं। उसमें जरा पहला पॉइंट क्या था जी? प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, दूसरा पॉइंट था, बोलते जाए तक मैं जरा ठीक हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज में आप ओपनिंग डेफिनेट टैक्स नहीं था ना, ओपनिंग नहीं था, नहीं, फिर इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, नहीं ओपनिंग हो जाएगा, वो तो डेप्रिसिएशन दी थी ना। पॉइंट नंबर 2 में एक चीज ऐड करें, डेप्रिसिएशन कितनी मिलियन थी? 25,000। लिखिए पॉइंट नंबर 2 में, पहले जरा थोड़ा सा डाटा मैं प्योरीफाई कर लूं, डेफर टैक्स के हवाले से कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, उसके बाद लिख करता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखें द कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस as at start of year was 120,000 and 90,000 respectively। हाँ जी, पीपीई, ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? टैक्स डेप्रिसिएशन, वो तो उसी में कवर हो गया ना। फोर्थ, अच्छा लिखिएगा, नंबर कौन सा है? नंबर 4 में लिखें अक्रूड इनकम एट स्टार्ट ऑफ ईयर वाज ₹25,000। accrued income at the start of year was 25,000। उससे अगला पॉइंट, बस ठीक है, छोड़ दें, आगे ठीक है, वो भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें, बस डन हो गया भाई। ये दो इजाफा किया, बाकी कुछ नहीं किया। करंट टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हम उसी को उठाएंगे और एक्सट्रैक्ट में बना के दिखाऊंगा और देखें हमारा कैसे रिकंसिलिएशन होती है। जी, यहां आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा एसेट है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज, और क्लोजिंग मतलब एज एट 31 दिसंबर, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर था वो देख लीजिएगा क्वेश्चन में, उसके मुताबिक लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लेंगे कैरिंग वैल्यू इसकी, एंड देन टैक्स बेस। यकीनन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, और मैं टैक्सेबल को प्लस में लिख रहा हूं, ठीक है जी, और फिर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा तो मैं माइनस में लिखूंगा। अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के अगेंस्ट मेरे क्रिएट होती है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और डिडक्टेबल के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स एसेट।
क्वेश्चन के स्टार्ट में आते हैं, और क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें सबसे पहला जो डाटा दिया हुआ वो पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में जरा देख के बताइएगा। ओपनिंग कैरिंग वैल्यू मैंने लिखवाई थी 120,000, इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 25,000। तो 120,000 में से 25,000 लेस किया तो 95,000। सेम इसी तरह टैक्स बेस के लिए क्या करूंगा कि टैक्स की कैरिंग अमाउंट दूंगा, जो ओपनिंग टैक्स बेस दी हुई है, जो हमने 90,000 ली है आज, और इसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी थी? 36,000 माइनस कर दो 54,000। अब देखो इसके अंदर दरमियान डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना डिफरेंस है? 41,000। बताइए ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल? टैक्सेबल। टैक्सेबल, क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स टैक्स बेस। अच्छा, यहां हर लाइन में डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी नहीं निकालनी, मैंने जरूरत ही नहीं है। मैं पहले सारी कैलकुलेट करूंगा, एंड पे या एसेट बनेगा या लाइबिलिटी बनेगी, या मीन टैक्सेबल या डिडक्टेबल, उस पर मैं क्रिएट करूंगा, कोई जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता एक मरतबा एग्जामिनर ने रिक्वायर किया था कि हर आइटम की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट कैलकुलेट करो, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब इससे अगला एडजस्टमेंट के मुताबिक चलना है। इससे आगे अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसकी ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू कितनी है? 15,000 क्लोजिंग। और क्लोजिंग टैक्स बेस कितनी है? जी हाँ, ये तो काउंटिंग के पॉइंट से, टैक्स के पॉइंट से टैक्स बेस क्या होनी चाहिए? जितना कैश, इसकी टैक्स बेस जीरो होती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, हर वो आइटम जो टैक्स कैश बेसिस पे एक्सेप्ट करता है उसकी टैक्स बेस हमेशा जीरो होगी। उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल सी है, जब वो कैश बेसिस पे कर रहा है इसका मतलब ना कोई आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो, ना लायबिलिटी, ना रिसीवेबल, ना पेएबल, वो तो जीरो है। मतलब जिस दिन पे करूंगा बस एक्सपेंस हो गया, या जिस दिन रिसीव करूंगा इनकम हो गई। तो इसलिए ना उसमें कोई अक्रूड इनकम होगी ना कोई अक्रूड एक्सपेंस होगा। जो कैश बेसिस पे आइटम होती है उसकी टैक्स बेस हमेशा जीरो होती है। अब देखिए ये जो डिफरेंस ऑब्वियसली 15,000 का आ रहा है, ये बताइए टैक्सेबल है डिडक्टेबल? टैक्सेबल। देख लो, मुझे तो डिडक्टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अक्रूड एक्सपेंस जो है ये मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करेगी टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल डिफरेंस होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सी थी जी हमारी? इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम। इसका कैरिंग वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? मैंने कुछ लिखवाया भी था, स्टार्ट हो जाए, क्लोजिंग नहीं दी हुई, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ, मैं क्या करता हूं, इसका लेजर बना लेता हूं अक्रूड इनकम का। अक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और ओपनिंग बैलेंस यकीनन डेबिट होगा ब्रॉट फॉरवर्ड 25,000। जितनी आपने इंटरेस्ट इनकम एसओसीआई में लेके गए हो, जिसको इनकम कहते हैं, वो क्रेडिट होगी। हाँ जी, एसओसीआई क्रेडिट होगी और ये डेबिट होगी। ये इनकम है ना, एक्सपेंस एसओसीआई इधर आता है। और जितना कैश आपने रिसीव किया है वो क्रेडिट हो जाएगी। 12,000 थी,
वो नहीं मेंशन, तो और क्या दिया हुआ था इसमें? क्लोजिंग दिया हुआ था। नहीं, एक पे तो नहीं हो सकता, ये सवाल हमने किया हुआ है, करंट टैक्स हमने किया हुआ है, जरा गौर से देखिए। अगर अक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, नहीं एडजस्टमेंट नंबर कौन सी पढ़ रहे हो? दिया हुआ है, तो फिर आप इसको क्यों बना रहे हो लेजर, और मुझसे क्यों लिखवाया 25,000? वो काट दो, ये को मिक्स कर दिया ना आप लोग, सारे कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ना, ये जो मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखवाई है, इसको काट दीजिएगा, ये क्वेश्चन में दी हुई है। accrued interest income at the start of the year was 12,500, 12,000 at end of the year, तो मैं एंड ऑफ द ईयर लेता हूं, इसको दोबारा चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये इनकम है 15,000, यकीनन कैश बेसिस पर है, इसके टैक्स बेस नील होगी, और डिफरेंस कौन सा बनेगा? टैक्सेबल। अब एक्सपेंस वाले की एडजस्टमेंट बताएं, क्या लिखा हुआ? पूरी पहले स्टेटमेंट पढ़ो ताकि मुझे पता लगे। और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसमें लिखें, वो जो मैंने लिखवाई थी ना स्टेटमेंट 25,000 वाली, वो रहने दो, लेकिन अक्रूड एक्सपेंस कर दो उसको अक्रूड एक्सपेंस कर दो। तो ये वाली अमाउंट जो है ना, ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखवाया है अभी। ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट होगा, जो कि 25,000 है। जितना इंटरेस्ट आपने एसओसीआई को चार्ज किया है, वो यहां क्रेडिट होगा। कितना जी? 9,000। और जितना इंटरेस्ट आपने एक्चुअली पे किया है, वो लाइबिलिटी कम करेगा, वो 12,000 है। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब कैरी फॉरवर्ड बैलेंस निकालिएगा, 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 12 22, ये 22,000 कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ गया। ये यहां लाता हूं 22,000, और ये डिडक्टेबल डिफरेंस है 22,000। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, देखो अब अकाउंटिंग पॉइंट से कैरिंग अमाउंट कैसे निकालनी है। रिसर्च की हमारी कॉस्ट लगी थी आई थिंक 50,000, 30,000, और डेवलपमेंट 50,000, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहता है रिसर्च तो एक्सपेंस आउट हो गई, छोड़ दें। डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो 50,000 में जो एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड की है वो माइनस कर दो। वो अकाउंटिंग, वो हमने कैलकुलेशन की थी सोल्यूशन में, करंट टैक्स में। तो अकाउंटिंग एमोर्टाइजेशन जो ऐड बैक की थी वो कितनी थी? जो कुछ महीनों की थी 2500। इसका मतलब कि कैरिंग अमाउंट आ गई 47,500। यहां लिखूंगा डेवलपमेंट कॉस्ट, ये एसेट है, इसकी कैरिंग अमाउंट मैंने निकाली 47,500। अब इसकी टैक्स बेस निकाल लेते हैं। टैक्स बेस, अच्छा, अब जब टैक्स बेस निकालूंगा तो टैक्स बेस में मुझे क्या चाहिए? टैक्स लॉस। टैक्स ये कहता है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है टोटल 80,000, इसका 20% शायद डिसअलाउ था, यानी 80,000 का 80% अलाउड है। 80,000 का 80% लिया तो 64,000 हो गया। ये मैंने, ये टैक्स के पॉइंट से कैपिटलाइज कर सकता हूं। फिर टैक्स की अमोर्टाइजेशन कितनी थी? 4 ईयर पे, यानी 16,000। ये 16 लेस किया तो 48,000 आ चुका है इसकी टैक्स बेस। अब कैरिंग अमाउंट है 47,500, टैक्स बेस है 48,000।
अब बताओ ये 500 का डिफरेंस कौन सा है, टैक्सेबल और डिडक्टेबल? डिडक्टेबल। डिडक्टेबल, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन, एसेट है ना, टैक्स बेस, तो ये डिडक्टेबल डिफरेंस आया। इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है? ये परमानेंट डिफरेंस है, और परमानेंट डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स नहीं होता, छोड़ दो। आगे चलिए, डिविडेंड इनकम, ये भी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो एफटीआर में फॉल कर रही है। और इसके बाद बस खत्म। यानी इसके मतलब ये 4 आइटम आई हैं, इसको टोटल कर 41,000 प्लस 15,000 टैक्सेबल डिफरेंस है, 22,500 जो है वो डिडक्टेबल है, तो नेट टैक्सेबल ही आएगा। 33,000, और इसका 30% टैक्स रेट है, एप्लीकेबल टैक्स रेट, वो कैलकुलेट करें 10050। ये डन हो गया। अब आइएगा सेम, अब देखो ये क्लोजिंग निकाला है, लेकिन मुझे आपको पता फॉर द ईयर निकालने के लिए ओपनिंग भी चाहिए। ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यही सारी वर्किंग में वो ओपनिंग भी बनाऊंगा, यानी ओपनिंग भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट निकालना पड़ेगा। ये क्लोजिंग है, ये मैं यहां लिख देता हूं। वैसे नॉर्मली हम ओपनिंग पहले निकालते हैं, क्लोजिंग बाद में निकालते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वर्किंग है। ठीक है, अब आइएगा दोबारा पीपीई। अब मुझे आपने ओपनिंग बैलेंस बताने हैं। पीपीई का ओपनिंग क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था, कैरिंग वैल्यू 120,000, टैक्स बेस 90,000, डिफरेंस 30,000 का टैक्सेबल। पीपीई के बाद अक्रूड इंटरेस्ट इनकम और अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस, ये देखो ये मैंने क्वेश्चन में लिखवाया था 25,000, टैक्स बेस 0, तो ये 25,000 आ रहा है, और ये डिफरेंस डिडक्टेबल है। तीसरा अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, इसका ओपनिंग बैलेंस बताइएगा कितना था, 12,000, और टैक्स बेस 0, तो 12,000 बताओ कौन सा डिफरेंस आया, टैक्सेबल। अच्छा, अब चौथी चीज है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुई है, इसका ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, तो यहां ओपनिंग में सिर्फ 3 आएंगे। कोई बात होता है, ये भी होता है कोई नया एसेट आ जाता है, नई चीज आ जाती है, कई दफा एक आधी कम हो जाती है, तो अब इसको प्लस माइनस कर लो, तो ये अब भी टैक्सेबल डिफरेंस बन रहा है 17,000। ठीक हो गया जी, यही बन रहा है 17,000 का 30% 5100 बस। अब मैं प्रॉपर एक्सट्रैक्ट की तरफ आता हूं। ये तो है वर्किंग सारी, करंट टैक्स वही है जो आप लोगों ने निकाला हुआ है, मुझे वो बताओगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। इसको मैं रेस करूंगा इस लेजर को। लीजिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओसीआई फॉर द ईयर एंड डेट, कौन सा साल है जी, फॉर द ईयर एंड डेट 31st December 2018, अमाउंट इन रुपीस। मैं स्टार्ट लूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150,000, यहां लिखता हूं नोट्स। अब मैं लूंगा टैक्स एक्सपेंस, यकीनन अभी मैं टैक्स एक्सपेंस नहीं लिख सकता, इसको नोट में ले जाइएगा, नोट नंबर 11 कर दें, और यकीनी बात है इसको जब लेस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली मैं नोट्स की तरफ जाता हूं,
नोट नंबर 11 टैक्स एक्सपेंस, इसमें दो टैक्स आएंगे। करंट टैक्स, इसका मुझे नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? को किसी किस्म की कोई अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन नहीं है प्रायर ईयर की, तो छोड़ दो। तो कितना आया करंट टैक्स? 38,550। अब यहां लिखूंगा डेफर्ड टैक्स, यकीनन इसकी कैलकुलेशन करनी है मैंने, और इसके लिए वो नोट बनाएंगे फॉर द ईयर निकालने के लिए 11.1। इन दोनों का जब प्लस करूंगा तो यकीनन मेरा टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। इससे नीचे मैं बनाऊंगा नोट नंबर 11.1 which is deferred tax। और डेफर्ड टैक्स ओपनिंग पहले लेंगे, ओपनिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 5,100। यकीनन लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मैं लिख सकता हूं चार्ज, तो मैं लिखता हूं चार्ज फॉर द ईयर, और चार्ज आ रहा है वो बाद में निकाल लेते हैं, चले कोई मसला नहीं। अब क्लोजिंग आ जाएगा लाइबिलिटी का कैरी फॉरवर्ड, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस अगर आप देखें तो 100,050 4950। अब ये जो अमाउंट आई है 4950 वाली, ये अमाउंट यहां लाइए, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, चार्ज है तो चार्ज और चार्ज ऐड होगा, कितना बना? 43,500 जी सर 43,500। ठीक है जी। 43,500 यहां से माइनस कीजिएगा तो 106,500। अच्छा, अब तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये तो ATR ETR आएगा ही नहीं इक्वल, क्यों? बहुत सी चीजें हैं अभी इसके अंदर जो हमने नहीं ली। तो अब मुझे रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है। अब देख लो, वैसे इसका 30% लो तो ये 45 बनता है, ये आ रहा है 43,500। अभी तक जितना हमने पढ़ा है मुझे बताओ डिफरेंस किसकी वजह से आता है? परमानेंट डिफरेंस की वजह से। एक परमानेंट की वजह से और दूसरा अंडर अंडर ओवर प्रोविजन। प्रोविजन। इस क्वेश्चन में अंडर ओवर प्रोविजन तो नहीं है ना, तो इसका मतलब परमानेंट की वजह से आ रहा है। अब परमानेंट एक से ज्यादा आइटम भी हो सकती हैं, वो बात का मसला है। तो जरा देखते हैं इसकी रिकंसिलिएशन इसी से नीचे बन जाएगी, कोई लेंथी नहीं है। इसको 11.2 पे ले जाऊंगा ना, वैसे तो नॉर्मली 3 तक जाता है ये, तो इसको लिखता हूं रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। तो सबसे पहले लूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा है 150,000 और इसका लेता हूं 30%, विच इज इक्वल टू 45,000। अब पूरे क्वेश्चन में देखो तो कौन कौन सी आइटम परमानेंट डिफरेंस में आती हैं? दो आ रही हैं, एक तो डिसअलाउड एक्सपेंस, तो टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस, अब डिसअलाउड एक्सपेंस हमारा कितना था? वो जो 80,000 का 20% विच इज 16,000, और 16,000 का 30% लूंगा तो 4,800। बताइए ये 4,800 से टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है जी। इसके बाद और क्या है परमानेंट डिफरेंस?
टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी? 11,000 और इसका 30% लिया, विच इज 300। ये प्लस होगा माइनस? माइनस। और कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं। अच्छा अब रुकिएगा, अब जब मैं इसको बनाऊंगा भी टैली नहीं करेगा, इसका मतलब कि कुछ और भी आना चाहिए। दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, तीसरी इस क्वेश्चन में आ गई। तीसरी चीज नोट डाउन कीजिएगा, हर वो आइटम जो एफटीआर में फॉल करती है, जिसका टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट से डिफर करता हो, जितना टैक्स रेट का डिफरेंस है वो भी रिकंसिलिएशन में आएगा। तो ये साथ साथ रिकंसिलिएशन की आइटम मैं लिखवाता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा। प्लीज इसको आपने अच्छी तरह समझना है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई भी ऐसी आइटम आ जाए, एफटीआर भी छोड़ दो, लफ्ज़ ही ना लो, ऐसी आइटम आ जाए जिस पर एक स्पेसिफिक टैक्स रेट लग रहा है जो नॉर्मल टैक्स रेट से डिफर कर रहा है, चाहे उससे ज्यादा है या उससे कम है, उस टैक्स रेट का जो डिफरेंस है वो भी यहां लेके आना है। अब जितनी बात है इसके अंदर एक है डिविडेंड इनकम। अब उसके लिए मैं लिखूंगा टैक्स डिफरेंस, नॉट टैक्स, टैक्स डिफरेंस ऑन डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम कितनी थी? 20,000। लेकिन इसको 30% पे नहीं लेना। नॉर्मल टैक्स रेट 30% है और वहां टैक्स रेट कितना था? 15%। इसका मतलब डिफरेंस 15% है, इसलिए मैंने यहां टैक्स डिफरेंस लिखा। 20,000 का 20,000 का 15% लूंगा तो 3,000। अब ये 3,000 प्लस करूं माइनस? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हमने टैक्स कम पे किया ना, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल टैक्स 30% है और हमने 15 पे किया तो 15 सेव कर लिया। अब इसको प्लस माइनस करो, $43,500। समझ आ गई बात? 43,500। नाउ इट इज रिकंसाइल्ड। तो इस एग्जांपल को मैंने एक तो इसलिए लिया, एक तो हम फॉर्मेट सीख लेंगे कि डेफर्ड टैक्स का फॉर्मेट कैसे होता है। तो वैसे ये मैंने चूंकि पहले क्लोजिंग कर दी थी, लेकिन नॉर्मली हम पहले ओपनिंग करते हैं और फिर क्लोजिंग करते हैं। और दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर कोई ऐसी आइटम आ जाए जो फाइनल टैक्स रजीम में फॉल करती है, जिसका टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट से डिफर करता हो, तो नेचुरली उसका डिफरेंस भी यहां एडजस्ट करना है। तो रिकंसिलिएशन का लॉजिक तो मेरा ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो असल है कि जहां हमारा डिफरेंस क्रिएट होना है ना, वो यहां। ठीक हो गया? अब एक और, अब छोटा सा पॉइंट और भी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसको नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। डन। अच्छा अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो है वो ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही है। डिडक्टेबल की मैं खास तौर पे बात, टैक्सेबल तो होता ही होता है ना। मैं डिडक्टेबल को क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूं एक पॉइंट पे। आपने, जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको आइडिया है कि अगर कंपनी किसी एक साल में लॉस पे चली जाए तो दैट लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है। जब आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड का लॉजिक क्या होता है कि मसलन पहले साल मुझे 50,000 का लॉस हो गया, अगले साल मुझे प्रॉफिट हुआ 60,000 का, आई हैव टू पे द टैक्स ऑन 10,000। यानी वो जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, वो लेस हो जाएगा। तो यकीनी बात है, जब पिछले साल का टैक्स अगले साल में, पिछले साल का बेनिफिट अगले साल ले रहे हो, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उस पर वो जो लॉस पर टैक्स है ना, ये जो लॉस है वो असल में डिडक्टेबल डिफरेंस हो गया, क्योंकि आप इसका टैक्स फ्यूचर में डिडक्ट करवाएंगे। अब याद रखिएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से आता है।
आगे समझ बात। लेकिन जो डिडक्टेबल डिफरेंस है वो टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से भी आता है और टैक्स लॉसेस की वजह से भी आता है। समझ आ गई बात। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे जरा देख लेते हैं इसको भी। ऊपर हेडिंग दीजिएगा टैक्सेबल लॉसेस। देखिए जी, ये हमारा ईयर एंडेड है 30 जून 2019। पहला अकाउंटिंग ईयर ले लेते हैं। इसमें हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैं लिखूंगा अभी लॉस बिफोर टैक्स, विच इज अकाउंटिंग लॉस। और अकाउंटिंग लॉस मेरा 75,000। अब इसमें हमें डेटा में मैं ज्यादा नहीं लूंगा, आइटम 2-3 ले लेता हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं। लेकिन 2-3 इसलिए ले रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस चलती रहे। एक तो वो ये कहता है जो पीपीई जो था वो आपने बाय किया था, चूंकि नया एसेट है ना, उसकी कॉस्ट थी 100,000। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन जो है वो 4 ईयर पर है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन 5 ईयर्स पर है। इसके अलावा वो प्रोविजन क्रिएट करता है ईयर एंड पर, वारंटी प्रोविजन क्रिएट करता है। $15,000। और ड्यूरिंग द ईयर, चूंकि फर्स्ट टाइम ये क्रिएट हो रही है ना, तो ड्यूरिंग द ईयर भी कोई क्लेम आए होंगे, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो पे की है, पेड जो की है क्लेम्स, वो 11,000 था। ठीक है। और फिर एक ले लेते हैं कि डिसअलाउड एक्सपेंस जो था इस साल का वो 6,000। अब पहले इस साल को मुकम्मल करते हैं रिकंसिलिएशन तक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम करंट टैक्स। छोटी सी कैलकुलेशन है इसलिए इसी से नीचे ला रहा हूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है, आप अकाउंटिंग लॉस है। और लॉस को मैं प्लस में लिखने की बजाय माइनस में लिखता हूं। मुझे अकाउंटिंग लॉस को टैक्सेबल लॉस या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर, डिपेंड करता है ना। बात बात ये होता है लॉस होता है वो प्रॉफिट बन जाता है। मैंने तो टैक्सेबल के पॉइंट से देखना है, तो वही एडजस्टमेंट, 2 ही एडजस्टमेंट है, तीसरी परमानेंट है। तो पहले ऐड बैक कर लेते हैं। ऐड बैक क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन देखो तो 100,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000। अच्छा, मैंने ऐड बैक किया, वो खुद ही लेस हो जाएगा, मुझे नहीं कुछ करना, बस मैं वही प्रिंसिपल याद रखूंगा। टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करूंगा। टैक्स कहता है जी 4 ईयर में डेप्रिसिएट करो, यानी 25,000। अच्छा, वारंटी का मैं प्रिंसिपल बता दूं, ये भी कैश बेस्ड होती है। टैक्स कतन नहीं मानता कि जो हमने प्रोविजन क्रिएट की है, वो कहता है जी कोई प्रोविजन नहीं, जब पे करोगे बस वो एक्सपेंस है। तो इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 11,000 मेरा एक्सपेंस। ठीक है, पहला साल है ना, 11,000 मेरा एक्सपेंस है। लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया वो भी तो एक्सपेंस है ना, पहला साल है। असल में पहले साल में पूरा साल चलता है, वारंटी क्लेम आते रहे, आपने पे किए 15,000, 11,000 की वारंटी पे की। उस टाइम तो कोई प्रोविजन नहीं थी ना, तो फिर कहां डालोगे? एक्सपेंस में डालोगे। फिर जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो ना साल के एंड पे, ये असल में अगले साल के क्लेम के लिए है, लेकिन इसका एक्सपेंस इसी साल रिकॉर्ड होगा। IS 37 अभी हमने पढ़ा नहीं है,
इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसका भी प्रोविजन क्रिएट हो। ये बस पहले साल की एडजस्टमेंट है। टोटल कितना हो गया? 26,000। जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है क्लेम वाला, जो एसओसीआई में उसको ऐड बैक करना है, वो है 26,000। लेकिन जो एक्चुअली पे किया है, क्लेम पेड, वो कितना पे किया? 11,000। वो टैक्स कहता है बिल्कुल डिडक्ट करो। हालांकि मैं 15 से भी एडजस्टमेंट कर देता तो ठीक हो जाना था, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रॉपरली करना है, रिवर्स करके शो करना है। ये भी एडजस्टमेंट हो गई। डिसअलाउड एक्सपेंस को क्या करूं? एड बैक। डिसअलाउड एक्सपेंस मेरा एड बैक होगा, लेकिन दोबारा लेस नहीं होगा। अब आप कैलकुलेट करो तो टैक्सेबल लॉस आ जाएगा। $91,000। भाई जब टैक्सेबल लॉस आ रहा है तो बताइएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, टैक्सेबल लॉस के अगेंस्ट मुझे करंट टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं। तो इसका करंट टैक्स जीरो कर दोगे, जीरो। अब मैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करता हूं। अब चूंकि दो आइटम है, एसेट और लाइबिलिटी, इसके कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस लिख लेते हैं। ओपनिंग तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि न्यू एसेट है। न्यू एसेट का मतलब न्यू बिजनेस है, इसका मतलब ओपनिंग डेबिट है ही जीरो। तो बताइएगा एसेट कितना बनता है? पीपीई, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या बनेगी? 100,000 का एसेट था अकाउंटिंग में 59। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 100,000 में था, अकाउंटिंग में 20,000 की डेप्रिसिएशन थी, कैरिंग अमाउंट आ गई 80,000। तो टैक्स बेस कितनी बनेगी? टैक्स बेस 25 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 75। तो कौन सा डिफरेंस आया? टैक्सेबल 5,000 का। अगली आइटम है मेरे पास प्रोविजन। प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट क्या है? 15,000। टैक्स बेस इसकी क्या होनी चाहिए? जीरो। कौन सा डिफरेंस आया? डिडक्टेबल लाइबिलिटी। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। अब ये पहले कैलकुलेट उसी तरह किया मैंने, कोई फर्क नहीं आया। पहले इसको कैलकुलेट करो तो नेट डिडक्टेबल डिफरेंस आया, और इस पे मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट, यकीनी बात है एसेट आएगा, इसका 30% ले लो, विच इज इक्वल टू 3,000। ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट आया ऑन टेम्परेरी डिफरेंस। ये याद रखिएगा, ऑन डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन एक डिडक्टेबल डिफरेंस हो रहा है जिसको वर्ड हम कह सकते हैं टेम्परेरी, लेकिन हम डिडक्टेबल कहते हैं, वो टैक्सेबल लॉसेस है। इस पर जो डेफर्ड टैक्स बनेगा वो भी इसमें ऐड होगा, वो एसेट ही होगा हमेशा, क्योंकि ये फ्यूचर में एडजस्ट होना है। अब मैं करता हूं इसमें टैक्स ऑन या डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन टैक्सेबल लॉसेस। टैक्सेबल लॉसेस तो 59,000 का 30% लीजिएगा, और ये भी माइनस में ही लिखूंगा, क्यों? क्योंकि एसेट है। तो ये दोनों एसेट हैं, तो 20,700 का मेरा एसेट क्रिएट हो गया क्लोजिंग। और ये तो क्लियर है, ओपनिंग जीरो है तो क्लोजिंग 20,700 हो जाएगा। जरा अब इसका एसओसीआई का, अब मैं सीधा नोट बना दूं, फिर एसओसीआई को देख लेंगे, ठीक है? तो टैक्स एक्सपेंस का अगर नोट बनाओ,
N11, तो इसमें करंट टैक्स कितना आएगा जी? यकीनन 0। और डेफर्ड टैक्स चार्ज है या रिवर्सल? रिवर्सल कितनी है? 20,700। ये 20,000 जिसको इनकम कह लो, ये माइनस में आएगा। इसका मतलब है कि टैक्स एक्सपेंस जो है वो मेरा 20,700 बनेगा, और ये माइनस में है, यानी इसका मतलब ये इनकम है, ये ऊपर भी माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इसका नोट देखो, जरूरत नहीं, इसकी भी अब बन गया, वो तो मैंने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि ओपनिंग 0 है। लेकिन मैं जरा आता हूं रिकंसिलिएशन की तरफ, क्योंकि रिकंसाइल तो होना नहीं है, परमानेंट डिफरेंस मौजूद है। तो अब अगर मैं इसको रिकंसिलिएशन करूं 11.1 में, तो पहले मैं लूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग लॉस। अकाउंटिंग लॉस मेरा कितना है? 75,000। इसका 30% लीजिएगा, 22,500। ये माइनस में ही आएगा, यकीनी बात है, लॉस है। अब इसमें जो डिसअलाउड एक्सपेंस है उसको लीजिएगा, टैक्स ऑन डिसअलाउड एक्सपेंस। और यकीनी बात है ये ऐड होता है ना, एक्सपेंस का जो टैक्स है वो ऐड ही करूंगा। और डिसअलाउड एक्सपेंस मेरा है 6,000। 6,000 का आप लीजिएगा 30%, विच इज 1,800। ये प्लस होगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करो तो देखो एग्जैक्टली 20,700 की अमाउंट क्रिएट होगी। ठीक है। ये जितना हिस्सा मैंने किया है डेफर्ड टैक्स लॉसेस का, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, लिखा हुआ है लेकिन फिर भी पास पेपर में आया है। ठीक है, उसमें क्लैरिटी में लिखा हुआ है। हाँ, लॉस जिस साल में एडजस्ट होता है वो पार्ट है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है। यही लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना इस साल, अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। जब मैं करंट टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा, पहले ये प्रॉफिट आएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट, उसमें से फिर मैं लेस करूंगा जो टैक्सेबल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है, वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, और उसके बाद मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ये फिर मैं कल लूंगा, क्योंकि अभी नमाज का भी टाइम हो जाना है, अभी अटेंडेंस भी मैंने लगानी है, तो कल इसको इंशाल्लाह देखेंगे। मैं अटेंडेंस जरा लगा लूं और देख लो कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो अभी जिसकी एनरोलमेंट रहती हो, जरा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरा क्लियर करवा रहा हूं सारे मसले। अमीर हमजा, अयान इफ्तिखार, आयशा सोहेल, बिनिश कबल, प्रेजेंट सर। हसन अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। ठीक हो गया, यान की प्रेजेंट लगा दी मैंने। हीरा नहीद, इनम जमान, खुर्रम खान, उसके बाद नेक्स्ट लाइबा फातिमा, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, ये एक तो फातिमा अफजल। फातिमा अफजल आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई हुई मेरे पास। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैं CMA की अटेंडेंस लगानी शुरू कर दी है यार, क्या दिमाग मेरा, माजरत के साथ। अहमद हसन तो प्रेजेंट नहीं था। अमारा मुनीब प्रेजेंट सर। अयान भी प्रेजेंट है, ठीक है। बेनिश भी प्रेजेंट थी। दोनिया बीबी एब्सेंट। फातिमा अफजल प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ठीक है। हशाम हुसैन प्रेजेंट। ठीक हो गया, ये भी। रिकॉर्डिंग तो बंद कर लो, रिकॉर्डिंग में